नमस्कार, मैं राजीव रंजन आज एक नए सवाल के साथ सामने उपस्थित हूं और वो सवाल है बिहार में सूचना का अधिकार कानून। वर्ष 2005 में जब केंद्र सरकार ने अपने नागरिकों को यह अधिकार या यह कहें कि एक हथियार सौंपा था जिसके तहत वो सरकारी कामकाज, सरकारी फैसलों और सरकारी नीतियों पर अपना मंतव्य देने, उसमें होने वाली गड़बड़ियों को उजागर करने या फिर सीधे कहें कि उसमें होने वाली लूट और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने नागरिकों को एक अधिकार दिया था और वो अधिकार था सूचना का अधिकार। हम नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त हुआ था जिससे कि हम सरकार के किसी भी कामकाज के संबंध में, हम सरकार के किसी भी फैसले को लेकर के सीधे सरकार से सवाल पूछ सकते थे और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में सूचना के अधिकार का जिस तरह से उसको कहें कि वो बेपटरी हुई है, सूचना का अधिकार का कानून को अपने मनमाने तरीके से जिस तरह से सरकारी अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लगता है ऐसा कि यह अधिकार लोगों के हाथ में बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। सरकार यह हथियार बहुत दिनों तक लोगों को यह नहीं दे सकती है क्योंकि उनके हर कामकाज को, उनके हर भ्रष्टाचार को उजागर करने में यह बहुत कारगर है। जब यह अधिकार लोगों को दिया गया था तो उस सबका मूल उद्देश्य था कि अपने नागरिकों को सशक्त करना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश पाना। लेकिन आज हम कहाँ हैं इस कानून के साथ? इसके बात करेंगे बिहार के आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय से। मैं शिव प्रकाश राय जी का एक और आपके सामने एक परिचय देना चाहता हूं। वर्ष 2005 के बाद से शिव प्रकाश राय ने बिहार में जितने घोटालों का, जितने भ्रष्टाचार का और जितनी सरकारी अनियमितताओं का को उजागर किया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो शिव प्रकाश जी से मेरा पहला सवाल है, शिव प्रकाश जी, ये इस कानून को लागू हुए 16 साल हो चुके हैं तकरीबन, या उससे भी अधिक। आप कैसा महसूस करते हैं कि यह कानून, क्या जो जिस मूल भावना के साथ इस कानून को लाया गया था, क्या आज वो उस मूल भावना के साथ है आपके हमारे साथ यह कानून? सूचना के अधिकार कानून 2005 में भारतवर्ष में लाया गया। यह कानून क्यों बनाया गया, इसके विषय में पहले थोड़ा सा मैं बतला देना चाहता हूं। इससे पूर्व, यह कानून बनने से पूर्व अपने देश में सीक्रेट एक्ट था, गोपनीयता अधिनियम 1923, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। जब हम आजाद हुए, अपने देश में अपना शासन, अपना संविधान, अपना कानून जब लागू हुआ, तब भी अपने देश के शासकों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सबको सीक्रेट एक्ट ही पसंद आया। जबकि नियमतः अपना जब संसद का गठन हुआ तो संविधान बनाया गया, तो उस समय ही इस कानून को स्वतः जो है खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, वो भारत के अंदर क्या कर रहे हैं वह भारत के लोग न जाने जो है, इसलिए उन लोगों के द्वारा यह एक्ट बनाया गया था। जब हम आजाद हो गए तो हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किन कार्यालयों में नागरिकों के प्रति कौन कौन सा कार्य हो रहा है, कितने पैसे आए, कितनी नियुक्तियां हुई, नियुक्तियों से संबंधित जो भी हो, वो सारी बातें जो है आम पब्लिक, जिसके लिए व्यवस्था है, वह आम पब्लिक उसको जान सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के लिए भी एक लंबा संघर्ष चला अपने देश में। 52 से लेकर 2005 जो अक्टूबर में यह कानून भारत के संसद से पास हुआ जो है, तो फिर 6 से काम करना शुरू किया। 2006 में अपने राज्य में भी केंद्र में, दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ, बिहार में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। तो उस समय बिहार में एक नई सरकार आई थी, एक लंबे समय के बाद
3 चुनाव के बाद 15 वर्षों के बाद एक नई सरकार आई थी, तो उस सरकार के में बैठे लोगों के दिमाग में आया कि यह पूर्व सरकार की पोल को खोलेगा। पूर्व की सरकार जो दागदार बन चुकी थी, जिस पर प्रश्न लग चुका था, तो उसके विषय में और बातें सामने आए, तो सरकार के द्वारा जो है वैसे ईमानदार लोगों को बैठाया गया। एक्ट में इस तरह का प्रावधान है कि न्यायिक सेवा से लोग रखे जाएंगे। पूर्व सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या सामाजिक कार्यों के करने वाले जो ख्याति प्राप्त विधिवेता, वैसे लोगों को रखा जाएगा। तो स्थापना काल में 2006 में न्यायिक सेवा से भी पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व आईएएस, वैसे लोगों को रखा गया। लेकिन धीरे धीरे जब वर्तमान सरकार, जो भी सरकार है, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इनके द्वारा उसके धार को खत्म कर दिया गया है, तो अब इनका पोल खुलेगा धीरे धीरे जो है। इस बात की चिंता इन लोगों को सताने लगी जो है। ये चिंतित हो गए कि पूर्व की सरकार का पोल प्रारंभिक चरण में खुला, लेकिन अब तो हम जो किए हैं वो बातें सामने आएंगी। इसी डर से आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सूचना आयुक्त के गठन का मामला हो या आयुक्तों का पद लंबे समय से रिक्त रहने का मामला हो, ये दोनों बात जो है उस सिलसिला शुरू हुआ। सरकार की अनिच्छा हो गई, कोई वैसा, जब यह एक ऐसा कानून है, यह ऐसा एक अधिकार है इस देश की जनता को, राज्य की जनता को मिला है कि अगर उसको धारदार बना दिया जाए, वहां अच्छे लोगों को बैठा दिया जाए, ससमय इन सूचना देने की बाध्यता कर दी जाए कि नहीं ये देना है, नहीं तो प्रावधानों के अंतर्गत आपको हम पनिष्ट करेंगे। जो प्रावधान है, अर्थदंड का प्रावधान है, विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। तो ये डर से उसने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न तरह के सरकारी संस्थाएं जो है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, जिसमें करोड़ों रुपये जो है प्रति वर्ष इसको रोकने के लिए जो खर्च होते हैं, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के धार को तेज कर दिया गया रहता तो जनता खुद, वो जो निगरानी विभाग विजिलेंस के लोग जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे अधिक अपनी रखवाली, राज्य की रखवाली, विकास में हो रहे लूट को रोकने का काम या अन्य जो अनियमितताएं हैं उस पर अंकुश लगाने की काम जनता स्वयं कर लेती। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रखंड स्तर, राज्य स्तर पर ये जागरूक जो प्रबुद्ध हैं। इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि इस एक्ट के विषय में एक अवेयरनेस पैदा किया जाए, जनता के बीच इस एक्ट की क्या खूबियां हैं, क्या बातें हैं, उसको बताया जाए। वह भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। एक अच्छा खासा बजट भी उसके नाम पर आता रहा जो है, केंद्र से भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है। लेकिन राज्य सरकार, सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का डर है कि हम जो गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है, वो बात अगर ये एक्ट के अनुसार राज्य सूचना आयोग काम करे, पीआईओ काम करे, प्रथम अपनी प्राधिकार काम करे, तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा कानून है कि भ्रष्टाचारी के हाथ से ही उनके भ्रष्टाचार का प्रमाण जो है वो मिल जाता है। न्यायालय में आप जाते हैं किसी मामला को लेकर, न्यायालय साक्ष्य मांगता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जो पदाधिकारी गलती किया है वह अपने हाथ से लिख कर जो है वो दे देता है कि मैंने ये गलती की है। फिर उनको न्यायालय में जाकर पनिश कराने, दंडित कराने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। न्यायालय उस साक्ष्य को जो है पर्याप्त मानेगा और उन पर जल्द से जल्द जो है, जो सजा का में विलंब होता है, दंडित करने में, न्यायालय के आदेश पारित करने में जो विलंब होता है, ये सारे पेपर जो है उस सारे कार्य को, न्यायालय के कार्य को तुरंत
उसमें भी गति दे देते हैं। वो साक्ष्य के साथ सामने आए ये हैं। सच के साथ सामने आता है। अभी आपने कहा कि पिछली सरकार की चर्चा की। मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं कि वो जो पिछले 15 साल की सरकार की चर्चा कर रहे हैं, वो कार्यकाल लालू प्रसाद और उनकी पार्टी या राबड़ी देवी का वो कार्यकाल था। शुरुआत के दिनों में नीतीश कुमार की सरकार ने सूचना के अधिकार को लेकर बहुत अच्छा काम किया, कई पुराने मामले उजागर हुए। लेकिन जब एक सरकार लंबे समय से किसी राज्य पर शासन करती है, तो बाद में आने वाली सूचनाओं में ये इस नई सरकार का या नीतीश कुमार की सरकार का ही मामला जब उजागर होने लगा, इनकी अनियमितताएं उजागर होने लगी, तब शायद इस तरह का बदलाव करना पड़ा सरकार को। और ये जो हथियार नागरिकों को मिला था भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, सरकारी अनियमितता को बताने के लिए लोगों को, या उसको न्यायालय के समय पेश करने के लिए, लेकिन ये अधिकार सरकार के गले की ही हड्डी बन जी। आपने कई कुर्बानियां दी हैं, आपके कई साथी सूचना के अधिकार के तहत काम करते हुए मारे गए हैं, और मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 आरटीआई कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनके खिलाफ कोई पुराना कांड खोल करके उनको प्रताड़ित किया गया है। तो सुप्रकाश जी, मैं आपको पिछले 15-16 सालों से मैं देख रहा हूँ सूचनाओं के प्रति आपका जो रुझान है, और आपने यहाँ के युवकों को भी प्रेरित किया कि इस कानून को हथियार बनाकर सरकार की अनियमितता, उसके भ्रष्टाचार, उसके गलत फैसलों को जनता के सामने बताने का। तो इतने लंबे सफर में, ये 16 साल के सफर में, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कानून जब आया, तो एक पूरे जो प्रबुद्ध लोग हैं, इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, सजग नागरिक हैं, एक बहुत खुशी हुई कि जो सदन में बैठे एमपी, विधायक, माननीय सदस्यों को जो जानने का अधिकार था, वह भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता को जो है यह अधिकार मिल गया। आम जनता इस बात को जानेगी, लेकिन ये पता नहीं था कि उसको जानने में आरटीआई कार्यकर्ता की जानें चली जाएंगी, आरटीआई कार्यकर्ता को जेल जाना पड़ेगा। मैं खुद अपने विषय में वो बात एक बतलाना चाहता हूं कि 2008 में बक्सर के जिलाधिकारी से मैंने एक इंफॉर्मेशन मांगा था जो भ्रष्टाचार से संबंधित था, जिसमें जिलाधिकारी पर आयोग के द्वारा, क्योंकि आयोग उस समय अच्छा ढंग से काम कर रहा था, अच्छे मुख्य सूचना आयुक्त थे जो है, वो भी नियम के तहत सारे एकदम काम करते थे, बहुत गंभीरता से जो है वो पक्षपात पदाधिकारी का या जज का, न्यायालय का नहीं लेते थे जो है। वो जो न्याय कानून कहता था उसके अनुसार जो है, तो उसी में डीएम पर इंफॉर्मेशन कमीशन से 25,000 के फाइन का वो बात हुआ जो है। बौखलाई डीएम जो है बक्सर के जिलाधिकारी श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह थे उसमें, वो सूचना देने के लिए बार बार हमसे संपर्क करने लगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं उस बात को कि ये क्या मेरे साथ जो है। मैं सोचा कि वो मुझे सूचना देने के लिए वो बुला रहे हैं। मैं 1-2 बार बोला कि आप सूचना मेरे यहाँ भिजवा दीजिए, लेकिन उनके आग्रह पर जो है मैं उनके कार्यालय में चला गया। वो साजिश के तहत, वो पहले से साजिश किए थे, वही कार्यालय में ही जबरन हमसे सादे कागज पर लिखवाने लगे कि आप लिख दीजिए कि मैं सूचना प्राप्त कर लिया। मैं जब इनकार किया कि वैसा कुछ बात नहीं होता है, मैं सूचना दे दीजिएगा, मैं कमीशन में इस बात को लिख कर दे दूंगा कि मैं सूचना मुझे मिल गया, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन वो बल प्रयोग करने लगे। मैं जब इनकार किया, मैं प्रतिरोध किया उनके अमरजादी बात का जो है, तो फिर पुलिस बुलाकर मेरी गिरफ्तारी जो है वो कराए जो है। बाद में बक्सर के एसपी से ही मुझे पता चला, एसपी ने हमसे संवाद वो किए, बात किए जो है कि आप जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर रंगदारी मांग रहे थे, आप पर रंगदारी मांगने का मुकदमा हुआ है। डीएम ने अपने एफआईआर में जिलाधिकारी महोदय ने लिखा है कि आप कार्यालय में जाकर 25,000 रुपया प्रति माह रंगदारी मांग रहे थे। यह सोचने की बात है। मित्रों, यह है बिहार में सूचना के अधिकार के तहत काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हाल। अब मैं प्रकाश जी, जो हाल के दिनों में कुछ सूचनाओं को जनता के सामने लाए हैं,
वो भी कम दिलचस्प नहीं है। हम जैसे लोग या फिर सरकारी मुलाजिम जो नीचे पदों पर है, वो किसी एक ही पद पर काम कर सकता है और एक ही पद का वेतन ले सकता है। पिछले दिनों श्री प्रकाश राय ने एक सूचना मांगी कि बिहार के वैसे मंत्रियों के संबंध में, वैसे विधायकों और सांसदों के संबंध में जो कई अपनी विधायकी का, अपनी सांसदी का, अपने मंत्री के कार्यकाल का, वो कई मामलों में का एक साथ पेंशन अवेल कर रहे हैं, उसका पेंशन ले रहे हैं। लेकिन ये अधिकार किसी सरकारी मुलाजिम को नहीं है कि वो अगर एक जगह से पेंशन ले रहा है तो उसको किसी दूसरे जगह से भी पेंशन मिल सके। तो श्री प्रकाश जी चाहेंगे कि वो मामला क्या था और उसके बारे में आप हमेशा चर्चा जो है इस बात पर जो है पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी जो है, या मेरे दिमाग में ये बात आता था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने यह पेंशन नीति पर जो है कि जितने भी लोक सेवक हैं वो पेंशन राष्ट्र हित में उन्होंने बंद कर दिया था। पेंशन का एक दूसरा व्यवस्था बनाया था जो पुराने पेंशन से इस नए पेंशन में बहुत अंतर है। जो 30 वर्ष सेवा किया, नौकरी किया, वो बुढ़ापे में उसको कुछ दिया न जाए जो है, सहारा जो है। तो ये बातें जो है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो निर्णय था, ये भी बातें सामने आती थी कि वो जनप्रतिनिधि अपने लिए कई पेंशन का व्यवस्था बना रखे हैं। तो बार बार वो बात आने के बाद मैंने वो इंफॉर्मेशन जानना चाहा कि क्या बात है, सच्चाई क्या है। उस पर मैं अध्ययन किया, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन जो है कि सदन में जिस सदन में रहेंगे, वो 4 सदन है, राज्य के अंदर 2 सदन है, देश के पार्लियामेंट में 2 सदन है। अगर कोई समाजसेवी चारों सदन का सदस्य रह गए तो चारों जगह पेंशन पाने का व्यवस्था जो है उनके लिए है। अगर समाज सेवा में आने से पहले किसी जॉब में है, नौकरी में है, तो वहां की भी जो सुविधाएं हैं वो लेंगे। अब बिहार के विषय में तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि छठा पेंशन जेपी सेनानी का पेंशन है, जिस पेंशन को लालू जी भी लेते हैं, नीतीश कुमार जी भी लेते हैं, मोदी जी भी लेते हैं। वो जितने भी वरीय नेता हैं वो सब उस पेंशन को अभी हाल में अगले बजट में वो पेंशन को इन लोगों ने दुगना भी कर दिया। जो 15,000 मिलता था उसको 30,000 जो है। इनके साथ, इन नेताओं के साथ रहने वाले जेल में जो जेपी आंदोलन में जो कार्यकर्ता थे, सब तो एमपी विधायक बने नहीं। एमपी विधायक तो एक इसके लिए लिमिट सीमित सीट है। तो वैसे पॉलिटिकल सफरर जो समकक्ष थे, उसमें लालू जी भी का कोई बहुत बड़ा कद नहीं था, सुशील कुमार मोदी जी का भी बड़ा कद नहीं था, नीतीश जी का भी बड़ा कद नहीं था। लेकिन समकक्ष के कार्यकर्ता जो जेल में रहे वो वंचित रह गए। आज आर्थिक अभाव में है, पॉलिटिकल सफरर हैं, बहुत तंगिश में है, क्योंकि उनको तो मौका मिला नहीं। लेकिन मूल्यों, नैतिकता की जो बात है, राष्ट्रीयता की जो बात है, तो ये बात एक सामने आई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जो है कि यहाँ ऐसे ही माननीय हैं जो 3-3, 4-4 पेंशन जो है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात ये आया कि पेंशन वेतन नियमावली जो पार्लियामेंट का है उसमें स्पष्ट दिए हुए हैं कि अगर आप पूर्व हैं तो हर सदन में का पेंशन लेंगे। अगर आप एक्टिंग हो गए, किसी न किसी सदन के सदस्य हो गए, तो वो सब पेंशन बंद हो जाएगा। जिस सदन के आप सदस्य हैं, वेतन आप लीजिएगा तो पेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें ये मामला आया बिहार के मंत्री शहनवाज जी, जो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, जनक राम जी जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, खान एवं भूतत्व मंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो जदयू के नेता हैं, संजय पासवान जी जो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो यहाँ विधान परिषद में वेतन भी ले रहे हैं। उसी तरह से झारखंड के पूर्व डीजीपी जो पार्लियामेंट सदस्य थे, अभी वित्त मंत्री झारखंड सरकार हैं, रामेश्वर उरांव जी, से लेकर जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा जी, तो वहाँ 3.5 लाख रुपये राज्यपाल का वेतन के साथ साथ
2 लाख रुपये पार्लियामेंट का पेंशन भी जो है, और वह नियम विरुद्ध है। ये बातें जब पब्लिक डोमेन में आई मीडिया के माध्यम से जो है, तो हम नहीं, इस नियम को हम नहीं जानते हैं कि ऐसा नियम है कहकर जो है, या नियम आता गया, मैं अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाला हूं, इस तरह का भी जवाब जो है वो मंत्रीगण जो हैं, कानून बनाने वाले हैं, कानून के जानकार हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ही यह एक देन है कि आम पब्लिक को जो है, नहीं तो ये लोग तो जानते हैं कि हमारे विषय में कौन जानेगा, हम जो कर रहे हैं इस बात को आम पब्लिक कैसे जानेगी। अगर सूचना का अधिकार कानून नहीं रहता तो ये सब बातें जो है सामने नहीं आती। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यह कहावत भारतीय राजनीति पर अक्षरशः फिट बैठती है। राजनेता अगर वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, तो ये चारों हाउस का पेंशन उनकी जब सदस्यता समाप्ति के बाद इनको वो पेंशन मिलेगा। क्यों ना वो आज के दौर में अगर मंत्री भी बन जाते हैं तो मंत्री के वेतन और अन्य भत्तों के अलावा ये पेंशन इनके साथ रहेगा। ये भारतीय राजनीति में एक चर्चा का विषय हो सकता है और मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में भी यह मामला गया होगा, तो इस पर कोई एक्शन आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी शिवप्रकाश जी, आपने बिहार के चुनाव, ये सूचना आयोग के संबंध में बात किया। बिहार में सूचना आयोग भी अब सिलेक्टेड लोगों का वो जगह हो गया है। जी, अब वहां पर सरकार को सूट करने वाले लोग ही वहां के सदस्य बन सकते हैं, उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, और बाकी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के हित के लिए, राज्य, अपने गांव, अपने जिले, अपने पंचायत के हित के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है वहां पर। अभी बिहार सूचना आयोग की स्थिति क्या है, कितने मामले लंबित हैं? क्योंकि मैं आपको देखता हूं कि आप नियमित रूप से, शिवप्रकाश जी मूल रूप से बक्सर के रहने वाले हैं और ये बक्सर से प्रतिदिन पटना आते हैं सूचनाओं की तलाश में, और मुझे लगता है कि सूचना आयोग में तो इनकी स्थिति ऐसी है कि अगर इनको वहां अगर कोई टेबल और कुर्सी दे दिया जाए तो शायद लोग इनको वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी के रूप में इनको मानने लगेंगे। तो अभी बिहार सूचना आयोग की स्थिति क्या है? पहले जब सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ तो सरकार ने एक मुख्य सूचना आयुक्त, 4 सूचना आयुक्त का जो है पद स्वीकृत किया, लेकिन साल 2 साल के बाद सरकार को बहुत काफी वित्तीय भार पड़ने लगा। अन्य कार्यालयों के काम धाम पर नहीं, लेकिन सूचना आयोग के खर्च पर जो है बिहार सरकार का आर्थिक बजट घबराने लगा, तो एक पद उन्होंने समाप्त कर दिया। उस मामले को लेकर मैं पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जो है, ये भी बतला देना चाहता हूं कि ये अभी 6ठा बार जो मैं आयोग को ठीक ठाक रखने के लिए जो है वहां सही ढंग से काम हो, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त रहे जो है, उसको लेकर मैं 6ठे बार हाईकोर्ट गया, पटना उच्च न्यायालय में जो है गया हूं, जिस पर काम चल रहा है। मामला यह है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त, एक सूचना आयुक्त है, 2 पद खाली है। जब पूर्व से ही सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का आदेश है कि यह पद 3 माह से अधिक जो है खाली नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वर्षों वर्ष जो है यह पद जो है सरकार के द्वारा खाली रखा जाना, इससे प्रमाणित हो रहा है कि सरकार के लिए यह आयोग जो है एक आफत बन गया है, परेशानी का कारण बन गया है। साथ ही साथ इधर के दिनों में, इधर 1 दशक से जो है 4-5 वर्ष अच्छे ढंग से काम चला जो है, लेकिन इधर जो गवर्नमेंट प्रो लोग हैं, जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मुख्य सचिव भी वही होते हैं जो इनके बहुत खास प्रो लोग होते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है पद उनको दे दिया जाता है। अन्य भी सेवा में जो आईपीएस पदाधिकारी हैं, वैसे लोगों को जो है कि वो हमारे अनुसार चले जो है, जो हम कहें सरकार के बदनामी को रोकें, ऐसे मामले को प्रगट न होने दें,
कि जिससे सरकार की फैयत बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए जो है, तो इस तरह से चल रहा है। अभी 30,000 से अधिक मामले जो है आयोग में लंबित हैं। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष तक जो है डेट आने पर समय लगता है। सेकेंड अपील का जो है हियरिंग का डेट आने का पर जो है 1.5 वर्ष, 2 वर्ष समय लग जाता है। अभी एक आरटीआई कार्यकर्ता कल मिले थे, उनका 2014 का फाइल किया हुआ पत्र जो है अभी इनके पास गया है, वो भी त्रुटि में गया है। आपत्ति लगाकर जो है कि आपके द्वितीय अपील में ये आपत्ति है, आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है। 2014 में वो फाइल किए थे, वो तो 8 वर्ष से अधिक ऊपर हो गया जो है। सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है, नाना तरह का त्रुटि लगाकर। उस विषय को लेकर भी जो सामान्य प्रशासन में सूचना आयोग के पदाधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जो है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अगर कोई रिट हम फाइल करते हैं तो उसका डिफेक्ट जो भी उसमें कमी है 1 सप्ताह के अंदर वो दूर हो जाता है। लेकिन यह बिहार का सूचना आयोग सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से भी ऊपर का वो आयोग हो गया है कि जहां 1.5 वर्ष, 2 वर्ष से डिफेक्ट को दूर करने में समय लगता है। एक सोची समझी जो है यह एक प्लानिंग वे में जो है इन लोगों का है कि सूचना मांगने वाले आवेदक इतना परेशान हो, इनको इतना परेशान किया जाए को सूचना मांगना बंद कर दे। साथ ही साथ राज्य के अनेक कार्यालयों में इनका यह मैसेज चला गया है कि सूचना भी देना है तो सूचना आयोग में जब मामला जाता है तब देना है। पहले सूचना मांगने पर 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाता था, लेकिन अब यह बातें जो है हर कार्यालय में कि आयोग से तो कोई कार्रवाई होता नहीं है, विलंब पर जो 25,000 फाइन का प्रावधान है, विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है, वो कहीं कुछ नहीं होता है, वो सब बंद हो गया है। 2017 से इनका वेबसाइट जो है, जिस वेबसाइट से सूचना मांगने वाले लोग राज्य के अंदर के ही लोग सूचना बिहार के विषय में नहीं मांगते हैं, राज्य के बाहर देश में रहने वाले या विदेश में रहने वाले जिनका बिहार से लगाव है, वैसे लोग भी वो जानना चाहते हैं विकास कार्यों के विषय में, कृषि पर क्या हो रहा है, चिकित्सा पर क्या हो रहा है, पर्यावरण पर क्या हो रहा है, वो सब बात जानने के लिए जो है विकास के नाम पर क्या हो रहा है लोग मांगते हैं। लेकिन पहले विदेश में बैठे हुए वो सूचना आयोग की वेबसाइट से जो है या अपने राज्य में बैठे हुए, राज्य के बाहर देश में बैठे हुए लोग जान लेते थे कि हमारे केस का स्टेटस क्या है। लेकिन 2017 से जो है उस वेबसाइट को जो है इस धार को कुंठित करने के लिए, धार को भूथल करने के लिए उसको बंद कर दिया गया है। जबकि आवंटन बहुत काफी जो है आयोग को मिलता है। आयोग वित्त विभाग जो है आयोग जो मांग देता है, पैसा का भी कमी नहीं है कि आयोग के पास संसाधन की कमी है, पैसा की कमी है। सीएजी ने रिपोर्ट लगाया है वित्तीय अनियमितता का, जो राज्य के कार्यालयों के काम काज को दुरुस्त करने वाला सूचना आयोग है, उस पर भी बिहार का महालेखाकार वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा चुका है, जिसका जवाब ये 4 वर्ष से नहीं दिए। इस जवाब से अपने वो मुक्त नहीं हुए। तो ये स्थिति है। वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रतिवर्ष जितने भी कार्यालय हैं अपना कार्यालयों का लेखा जोखा सदन को देते हैं, लेकिन 17-18 के बाद सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी जो है सरकार के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। यह एक गंभीर मामला है। अब इससे पता चला होगा कि बिहार में सरकार की छवि किस तरह से चमकाई जाती है कि जब 2005 के बाद यह कानून आया था तो कई घोटाले उजागर हुए थे, लेकिन ये सारे घोटाले पिछली सरकार के कार्यकाल की थी। अभी 2006 के बाद से आज मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, इन 17 वर्षों में बिहार सरकार में वैसा कोई घोटाला नहीं हुआ, वैसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई कि जिससे वो आगे जाकर कुछ नजीर बन सके या उस पर कोई आगे की कार्रवाई हो और वो अखबारों या न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन सके। तो सरकार को की छवि को चमकाने के लिए सूचना के अधिकार कानून को कुंद करना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता सामने आई है। सुप्रकाश जी, आपके इस संघर्ष में आपने कई साथियों को खोया जो आपके साथ बड़ी कर्मठता के साथ
अपने अपने क्षेत्र में, वो विभिन्न जिलों के रहने वाले थे, कोई लखीसराय के रहने वाले थे, कोई गया के थे, कोई नॉर्थ बिहार के थे, और मुझे लगता है कि ऐसे करीब 1.5-2 दर्जन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आपने इसको लेकर भी आवाज उठाया, उनको उनके परिवार को, उनके परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए भी आपने संघर्ष किया। कई जगह मैंने आपको धरना पर बैठे देखा। आपके कई कार्यकर्ताओं को सरकार को चुभने वाली सूचना, खासकर थानों से, बीडीओ के दफ्तर से, सीओ के दफ्तर से, इन छोटों दफ्तरों से सूचना मांगने पर उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, यहाँ तक कि उनको जेल की हवा भी खिलाई गई। तो क्या अब लगता है कि आने वाले दिनों में ये सूचना का अधिकार कानून जो है, जिससे हम नागरिकों को इस तरह की सूचना मांगने का अधिकार मिला है, इसको धीरे धीरे सरकार फोल्ड अप करने के प्रयास में है? इस कानून को देकर, वो पिछली सरकार जिसने इस कानून को लाया था, शायद वो कांग्रेस की सरकार थी, उसके कार्यकाल में यह कानून आया था, तो क्या लगता है कि आज वो कानून मौजूदा सरकार के गले की फांस बन गई है? जी, 6 से लेकर अब तक जो है बिहार में 19 आरटीआई कार्यकर्ता, जिसमें 1 दर्जन कार्यकर्ता जो हमारे सहयोगी जो है, जो संघर्ष करते करते शहीद हुए। झूठे मुकदमे के मामले, वो संख्या 1000 के करीब पहुंच गया होगा। पदाधिकारी जिनसे सूचना मांगा जाता है, वो सूचना देते नहीं है, लेकिन इनकी सूचना जो है, जो आरटीआई कार्यकर्ता मांगे उनके कार्यालय से लूट ले जाते हैं। सरकारी काम काज में व्यवधान पैदा करना, प्लस वो जो सूचना मांगा गया वही सूचना जब लुटा गया तो फिर देने की बात खत्म हुआ। जो है एक पदाधिकारी को का जो भ्रष्टाचार का मामला है, जब वो लुटा गया फिर दूसरा कोई मांगेगा नहीं। जो है महिला पदाधिकारी हैं तो वो महिला उत्पीड़न का मामला जो है, शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति पदाधिकारी, तो वो दफा में पेश करते हैं। हम आरटीआई मांगते हैं, हम सूचना मांगते हैं, यह जानकर नहीं मांगते हैं कि वो महिला पदाधिकारी है इसलिए इसे मांगा जाए, वो शेड्यूल कास्ट टाइप के पदाधिकारी है इसलिए मांगा जाए। जो है तो वो सूचना हमको नहीं मिलता है, लेकिन उसके एवज में वो गंभीर असंज्ञेय आपराधिक मामले जो है, जिसमें जमानत न हो, ऐसे गंभीर मामले जिसमें जमानत न हो, और बिहार की पुलिस के विषय में बतला देना चाहता हूं कि एक आतंकी को पकड़ना हो, एक आरटीआई कार्यकर्ता को पकड़ना हो, तो बिहार की पुलिस के नजर में आरटीआई कार्यकर्ता आतंकियों से भी बड़ा जो है वो लगता है, जो है गुनाहगार है। इसलिए कि वो उनको और नागवार लगता है। ये हमसे भी सूचना मांगता है, थाना से भी सूचना मांगता है, एसपी से भी सूचना मांगता है, डीजीपी से भी सूचना मांगता है। ये पता उनको नहीं है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर वो सारे कार्यालय जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हैं। लेकिन बिहार की पुलिस को तो बहुत बुरा लगता है। उसका नतीजा होता है कि झूठे मुकदमे में हमारे 1000 के करीब कार्यकर्ता फंसाए गए, 19 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहे थे, जिसमें सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। बड़े बड़े पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी फंसते नजर आ रहे थे, भू माफिया से लेकर ये सब जो है। आपने एक बहुत बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था, वो था धान खरीद घोटाला। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में घोटाले तो काफी उजागर हुए और कुछ घोटालों की जांच हुई, मामला काफी आगे बढ़ा, लेकिन उसमें अगर आप उस सभी को समेकित रूप से उन घोटालों को अगर सामने रख कर देखेंगे तो वैसे मामलों ज्यादा आगे बढ़े जिसमें कोई सरकारी तंत्र फंसा हुआ नहीं था। उसके उदाहरण के लिए मैं धान खरीद घोटाले का जिक्र कर रहा हूं कि जब राइस मिलों पर कार्रवाई करने की नौबत आई तो राइस मिलों पर जमकर कार्रवाई हुई, और अभी भी शायद वो मामला चल ही रहा है, जांच के भी अधीन है और न्यायालय में भी वो मामला चल रहा है। लेकिन जब कोई सरकारी महकमे के अंदर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ तो उस पर सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और उसको आगे वो न्यायालय की चौखट तक भी नहीं पहुंच सका। वो ऐसे मामले थे। तो धान खरीद घोटाला, आप खुद कृषक परिवार से आते हैं, तो धान खरीद घोटाले का आज क्या स्थिति है? धान खरीद घोटाले में पूरे बिहार में सबसे बड़ा घोटाला बिहार का चारा घोटाला, उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है।
10,000 करोड़ का घोटाला था। और जिस घोटाले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वो अपना वो पीड़ा जो है वो किया गया जो है वो सब उनके आदेश में जो है स्पष्ट होता है कि इतना गरीब, बिहार जैसे गरीब राज्य में इतना बड़ा घोटाला जिसमें राज्य की कई गंभीर समस्याओं का जो है निदान इस पैसे से किया जा सकता था। और बिहार राज्य खाद्य निगम जहां के कर्मी जो है भुखमरी के शिकार हो रहे थे, लेकिन जब इस मामले को मैंने उनको वेतन नहीं मिलता था जो है 6 महीना 7 महीना साल पर वेतन जो जिसको मिले जो काम करने वाले। लेकिन जब मैं इस मामले को लेकर जब हाई कोर्ट में गया तो वो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री से लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री ये सब लोग फंसते जो है, बड़े पदाधिकारी जो थे जो है, लेकिन उसमें बचाया गया जो है। तब भी 1775 प्राथमिकी जो है हाँ 420 से राज्य की 420 से अधिप्राप्ति से संबंधित पदाधिकारियों पर 420 का मामला हुआ। 420 वित्तीय निमित्ता का मामला जो है जिसमें 420 इनकी संख्या थी, जिसमें दर्जनों पदाधिकारी जो है सेवा मुक्त किए गए, बर्खास्त किए गए। करोड़ रुपये की वित्तीय निमित्ता बक्सर के जिला पदाधिकारी थे खाद्य निगम के आलोक कुमार, जो 12 वर्ष उनकी सेवा से थी जो है जबरन बर्खास्त किए गए जो है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इस घोटाले में शामिल सैकड़ों पदाधिकारियों को बिहार सरकार की अच्छे पद पर जो है, सुनील कुमार जी यहाँ एजुकेशन में डायरेक्टर एजुकेशन थे जो है, जो अभी राजस्व विभाग में है, वो 8 वर्ष से फरार हैं। हमारे धान घोटाले के मामले में जो है जो डिप्टी कलेक्टर हैं अरशद फिरोज, जो एजुकेशन विभाग में अच्छे पद पर उप सचिव के पद पर हैं। ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी जिन पर करोड़ों रुपये की वित्तीय निमित्ता का मामला है, वो अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, जो जमानत नहीं लिए है। यही सुशासन है। उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपये जो है सरकार का जो डूब गया था वो वापस आया जो है, वसूली हुआ। अभी बाकी है, फिर इसके लिए अलग एक स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो है, क्योंकि इस मामले को लेकर मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, तो ये हुआ है। वसूली का काम जारी है। 1775 भ्रष्टाचारियों पर, मिलर पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। मित्रों, सरकार की छवि कैसे बनाई जाती है और कैसे बिगाड़ी जाती है, ये सब आपके सामने है। सरकार के गले की जब सूचना का अधिकार कानून सरकार के गले की जब फांस बन जाती है, तो वो किस तरह सूचनाओं के साथ खेलती है, सूचनाओं को रोकती है और जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है और उनको बचाती है। शिवप्रकाश जी, आप पर भी मुकदमे हुए, आपको भी जेल का हवा खाना पड़ा, वो जिलाधिकारी से सूचना मांगने के आरोप में। तो आप जो अभी भी कई साथी आपके गलत मुकदमों में जेल में बंद होंगे, तो उनके लिए अभी का क्या ये है कि वो इस कानून को जीवित रखने के लिए, इस लोकतंत्र में, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? भारत सरकार का कानून है, हम सत्य मार्ग के पथिक हैं। सरकार में बैठे लोगों की परेशानी इससे है, लेकिन इसका प्रयोग तो हम करेंगे जो है। इसके लिए शहादत देना पड़े, जेल जाना पड़े, हम भी 29 दिन जेल रहे, लेकिन इस संघर्ष को जो है जेल जाने के बाद मैं और जेल से निकलने के बाद जो है और मैं गति पकड़ा जो है, उस मेरा धार जो है और तेज हुआ जो है, जिसमें आप लोगों का सहयोग जो है एक अहम रोल अदा किया जो है। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और चूंकि वो राज्य हमारा अपना है, देश अपना है, इन सारे भ्रष्टाचार के मामले से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, किसान मजदूर है, वो प्रभावित होते हैं। सत्ता में बैठे लोग मालोमाल होते हैं। तो हम अपने हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारे जो जुझारू साथी है
वो संघर्ष करेंगे जो है, इसके लिए जो है हम संकल्पित हैं। वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम कानून, अब इसे लोकतंत्र का तकाजा कहें या फिर लोकतंत्र में आम जनता की भूमिका, सरकार ने जिस गुलामी की जंजीर को 100 वर्षों की गुलामी 1923 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि गोपनीयता कानून बनी थी सरकार के संबंध में कि ये जानकारी दी जाएगी लोगों को और ये जानकारी नहीं दी जाएगी। बाद के दिनों में संविधान जब हमारा बना 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसको नजरअंदाज किया और उस जंजीर को तोड़ने में हमें करीब 55 साल का समय लगता है। और जब वो जंजीर टूटती है और जब सरकार के गले की फांस बनती है, सरकार की अनियमितता, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार की दोषपूर्ण नीतियां जब लोगों के सामने आती है, तो सरकार फिर उस कानून के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखानी बंद करती है। आज बिहार का सूचना आयोग डिफंग है, यहाँ लंबित मामलों की सुनवाई बंद है, सरकार की भी कोई प्राथमिकता नहीं है और बिहार देश का वो पहला राज्य हो सकता है कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3-3 एजेंसियां लगा रखी हैं। चाहे वो निगरानी विभाग के अधीन काम करने वाला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो या फिर निगरानी विभाग के अधीन ही काम करने वाला विशेष निगरानी इकाई हो या फिर राज्य पुलिस मुख्यालय के अधीन काम करने वाला आर्थिक अपराध इकाई हो। ये सारी इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन जनता के हाथ जो साक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं उसको सामने लाने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश जी, आज आपने मेरे लिए समय निकाला और धन्यवाद आपका। आर्थिक तंगी से है परेशान, घर में बना रहता है कलह का माहौल, वैवाहिक जीवन में है कटुता या विवाह में आ रही अड़चन या भूत प्रेत बाधा के हैं शिकार या ग्रह नक्षत्र नहीं दे रहे साथ, तो अब आप इन सब चीजों से हो जाएं विमुक्त, क्योंकि हर प्रत्येक रविवार हिंद आवाज के ज्योतिषी से पूछो सवाल में घुमाए फोन, जहां मिलेंगे बिहारी नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहन जी, जो आपकी हर समस्याओं का करेंगे सिर्फ निवारण एक फोन कॉल पे। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर को आज ही अपने मोबाइल में सेव कर लें और रविवार को सुबह 11 से 12 के बीच घुमाना ना भूलें। और ज्योतिषीय परामर्श, कुंडली मिलान, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजें या रत्न के लिए भी कर सकते हैं संपर्क।